मूवी की शुरुआत होती है फ्रांस के एक शहर से, जहां एक दिन मरे हुए लोग अचानक से जिंदा हो जाते हैं और एक बड़ी तादाद में कब्रिस्तान से निकलकर शहर की ओर जा रहे होते हैं। वे लोग बिना कुछ कहे शांति से चलते हुए सड़क पर जा रहे होते हैं और शहर के लोग उन्हें बड़ी ही हैरानी से देख रहे होते हैं। और ये भीड़ को देखते हुए टाउन काउंसलर इसके लिए मीटिंग बुलाते हैं ताकि समस्या का हल निकाल सके, क्योंकि वह भी ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। जहां मेयर कहता है कि पूरी दुनिया में इस समय सेम प्रॉब्लम हो रही है और कोई नहीं जानता मुर्दे के फिर से जीवित होने का कारण क्या है। लोगों का अनुमान है कि पूरी दुनिया में 7 करोड़ से ज्यादा पुरुष और महिलाएं फिर से जीवित हो गए हैं और इनकी गिनती अभी भी जारी है। यहाँ तक कि केवल उनके शहर में ही 13,000 लोग फिर से जिंदा हो गए हैं। करीब 2 घंटे तक कब्रिस्तान से मरे हुए लोगों का निकलने का सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। लौटने वालों में पुरुष और महिला शामिल हैं, जिनकी पिछले 10 वर्षों में मृत्यु हो गई थी। डेट रजिस्टर देखने पर पता चलता है कि भीड़ में सभी उम्र के लोग शामिल हैं, लेकिन उनमें से 65% लोग बूढ़े हैं। वहीं मर के जिंदा होने वाले लोगों में एक बात समान है, उनकी मृत्यु की पहले की स्थिति से अभी उन सभी का स्वास्थ्य काफी अच्छा है। वहीं उन सभी को सड़कों से दूर रखने के लिए वहां के लोकल कम्युनिटी सेंटर में उन्हें जगह दी जाती है। मेयर का कहना होता है कि सभी लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके परिवारों के पास भेजने के लिए उन सभी को एक साथ रखना जरूरी है, क्योंकि वह भी इस देश के नागरिक हैं और उनका भी जीने का अधिकार है। जल्द ही उनके रहने का इंतजाम कर दिया जाता है और उन्हें उम्र और लिंग के अनुसार ग्रुप में बांटकर रखा जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जीवित होने वालों में से मेयर की वाइफ मार्था भी होती है। जहां उसे कोई मेयर के पास लाता है, लेकिन वह उसे देखने से मना कर देता है और उसे घर भेज देता है। काउंसलिंग का एक सदस्य का नाम ईशाम होता है, जिसने कुछ साल पहले अपने 6 साल के बच्चे सिवलिन को खो दिया था। ईशाम और उसकी वाइफ अपने बच्चे की तलाश में रिफ्यूजी शेल्टर जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त वे लोग बहुत सारे जिंदा हुए लोगों को देखते हैं, जिनका टेस्ट और इंटरव्यू लिया जा रहा था। वापस जिंदा होने वालों में हम देखते हैं कि उनमें भावनाओं की कमी होती है और बस वह दूर से ही लोगों को घूरते हैं और कोई भी बातचीत में हिस्सा नहीं लेते जब तक उनसे आकर कोई बातचीत करना स्टार्ट न करे। पेरेंट्स अधिकारियों को सिल्विन की तस्वीर दिखाते हैं, जहां अधिकारी उन्हें कुछ देर इंतजार करने के लिए कहते हैं। यदि आप अपने बच्चे को घर ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। जब बच्चा अपने माता पिता के सामने आता है तो वह हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में मेयर का घर दिखाया जाता है, जहां वह पहली बार अपनी मरी हुई वाइफ से दोबारा मिलता है। मेयर की वाइफ ऐसा व्यवहार करती है जैसे कि वह कभी मरी ही नहीं थी और उससे पूछती है कि तुम इतने लेट क्यों आए। इस बीच ईशाम की फ्रेंड रेचल अपने घर में होती है और जो भी कुछ हो रहा था उससे उदास होती है। उसके पति मैथ्यू की 2 साल पहले एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी और वह सारी चीजों को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी, इसलिए उसे अपनी लाइफ में उसका दोबारा आना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अगले दिन काम पर ईशाम उसे बताता है कि उसका बेटा बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि वह मरने से पहले था और अब उसे ऐसा लगता है कि उसका बेटा कभी मरा ही नहीं था। साथ ही साथ रेचल से पूछता है कि क्या वह मैथ्यू को घर लाने की सोच रही है, लेकिन रेचल इस बात को इग्नोर कर देती है। टाउन काउंसलिंग के कुछ दिनों के बाद फिर से मीटिंग होती है। वे भविष्य में होने वाली बेरोजगारी और रहने की समस्या के बारे में चिंतित हैं। इसके अलावा वापस लौटने वाले लोग धीमे और अच्छी तरह से बात भी नहीं कर सकते थे, जिसका मतलब है कि वे इतने अच्छे से भी काम नहीं कर पाएंगे जैसा कि वह अपनी पिछली जिंदगी में करते थे। काउंसलर का ये भी कहना है कि पुनर्जीवित होने वाले लोग नॉर्मल ह्यूमन इफेक्ट से पीड़ित हैं, जैसे सोने में तकलीफ, ध्यान भटकना और भी कई सारी मानसिक समस्या, लेकिन फिर भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही और ना ही उन्हें कोई फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा महसूस हो रहा है। फिर हमें मैथ्यू को दिखाया जाता है, जो कि एक इंजीनियर के रूप में अपनी जॉब पर लौटता है। हालांकि वो अपने काम में धीमा होता है और तभी बातें करता है जब उससे कोई पहले बात करने आता है और रेचल ने भी उसे खोजने की कोशिश नहीं की। जल्द ही काउंसलिंग के लिए एक और समस्या खड़ी हो जाती है। दोबारा जिंदा हुए लोग रात में जंगल की ओर जाने लगे हैं। शायद वे अपनी पुरानी जगह को तलाश कर रहे होंगे या फिर उनके दोबारा जिंदा होने का यह कोई साइड इफेक्ट होगा।
जहां रिसर्चर कहता है कि इस समस्या का हल मैंने निकाल लिया है और हमने एक बेहोशी की दवा बनाई है जो फिर से दोबारा जिंदा हुए लोगों पर ही असर करेगा। अगर शेल्टर से कोई जंगल की ओर जाता है तब इसका इस्तेमाल गार्ड कर सकता है। दूसरे सीन में गार्ड सोते हुए लोगों पर नजर रख रहा होता है और उनकी नजर मैथ्यू पर पड़ती है जो रात में अपने ऑफिस के कपड़े पहन रहा होता है और वह बाहर निकल जाता है। सिक्योरिटी गार्ड का दावा है कि वह हर रात को ऐसा ही करता है और अपने काम पर चला जाता है। डॉक्टर को यह बात अजीब लगती है और वह मैथ्यू का पीछा करता है जहां वह देखता है कि पुनर्जीवित हुए लोगों का एक समूह है जो एक मीटिंग कर रहा होता है। गार्ड के मुताबिक ऐसा हर रोज होता है। एक दिन रेचल अपने घर लौट रही होती है तब उसे मैथ्यू मिलता है। वे दोनों बात नहीं करते और सीधा घर चले जाते हैं। मैथ्यू के व्यवहार को देख डॉक्टर उसका पीछा करता है। रेचल अभी भी अपने पति के आसपास होने से असहज महसूस करती है, इसलिए वह अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। मेयर घर पर मार्था को परिवार के सदस्यों से फिर से मिलाने के लिए एक पार्टी रखता है। तभी मार्था अचानक से बातचीत करना बंद कर देती है और जंगल की ओर चली जाती है। उसकी केयर टेकर कहती है कि वह हर दिन घर के बगीचे में घूमते रहती है। मेयर अपनी वाइफ का पीछा करता है और उसे वापस पार्टी में बुलाता है, लेकिन वह बिना किसी को जवाब दिए चलती रहती है। इस बीच रेचल मैथ्यू से बात करने की कोशिश करती है और बातों ही बातों में वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, जबकि डॉक्टर खिड़की से उन पर जासूसी कर रहा होता है और इसे कहते हैं असली साइंटिस्ट। अगले मीटिंग में एक लेडी रिसर्चर इस फैक्ट को सामने लाती है कि दोबारा जीवित हुए लोगों के शरीर का बॉडी टेम्परेचर बहुत ही कम है आम इंसान के मुकाबले, जो कि हम थर्मल कैमरा के सहारे देख सकते हैं। इसलिए काउंसलर उन सभी पर नजर रखने के लिए हवा में एक थर्मल कैमरा वाला गर्म गुब्बारा छोड़ देता है ताकि वह रात को होने वाली मीटिंग के बारे में जान सके, जो अक्सर शहर के अलग अलग हिस्सों में हुआ करती थी। जब रिपोर्ट का पहला टेस्ट आता है तो हैरान करने वाली बात सामने आती है। सभी लौटने वाले, चाहे बूढ़े हो या जवान, हर कोई दिन में कम से कम 9 किलोमीटर चलता है। वे लोग इस मीटिंग को यह कहकर समाप्त करते हैं कि अभी और डाटा आना बाकी है। एक दिन रेचल और मैथ्यू एक झील के किनारे धूप सेक रहे होते हैं। अब रेचल को भी मैथ्यू का साथ अच्छा लगने लगता है। वहीं झील में टहलते लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है जो कि दोबारा जिंदा हुए थे। जहां रेचल को डॉक्टर गार्डेड मिलता है, वह रेचल को मैथ्यू के व्यवहार के बारे में बताता है और उसे मेंटल ट्रॉमा से जल्दी ठीक होने की बात कहता है। रात में रेचल को शोर सुनाई देता है और वह अपने बैकयार्ड में देखने जाती है, जहां वह देखती है डॉक्टर उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंच गया है। रेचल से पूछताछ करने पर डॉक्टर कहता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है और वह कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। वह पूछता है कि क्या वह जानती है। मैथ्यू रात में अपने काम पर जाने के लिए उठता है। रेचल कहती है मैथ्यू को सोने में परेशानी होती है और वह कहती है उसका पति नॉर्मल है, जिसके बाद वह उसे भगाकर बेडरूम में लौटती है और मैथ्यू को जगता हुआ पाती है। वह उससे पूछता है कि क्या वह किसी से बात कर रही थी, जिस पर रेचल झूठ बोल देती है, किसी से भी बात नहीं कर रही थी। अगले दिन मैथ्यू अपना प्रोजेक्ट बॉस को देता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट काफी बेकार और किसी भी मतलब की नहीं होती। पर मैथ्यू इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता, इसलिए उसे डिमोट कर अपनी कंपनी के दूसरे कामों में लगा दिया जाता है, जहां पर और भी पुनर्जीवित होने वाले लोग किसी रोबोट की तरह काम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सिटी काउंसिलर की बैठक में अधिकारी घोषणा करते हैं पुनर्जीवित होने वाले व्यक्ति का नॉर्मल व्यवहार सिर्फ एक छलावा है। वे लोग अपनी पुरानी मेमोरी को ही दोबारा जी रहे हैं, जिससे हमें यह भ्रमित हो रहा है कि वह नॉर्मल है, लेकिन वह नॉर्मल कामों के लिए भी सक्षम नहीं है। रात में मैथ्यू रेचल को बिना बताए तैयार होकर बाहर निकल जाता है। इस बार डॉक्टर सुनता है कि पुनर्जीवित होने वाले लोग अपनी मीटिंग में क्या बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह समान रूप से शहर के नक्शे और शहर के आसपास क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। इस बीच ईशाम का बच्चा सिल्विन आधी रात को उठता है और बाहर जाने के लिए अपने सामने वाले दरवाजा को धक्का मारने लगता है, जहां उसके माता पिता उसके लिए चिंतित हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्कूल ने भी सिवलिंग को कहीं और एडमिशन कराने को कह दिया था, क्योंकि वह दूसरे बच्चों से डरता था।
इसी तरह मेयर की वाइफ भी अपने घर से भागने की कोशिश करती है, बाउंड्री वॉल से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन मेयर उसे रोक लेता है। अगले दिन रेचल से मेयर अपनी वाइफ के बारे में कहता है कि वह चिंतित है कि एक दिन वह रात में जागेगा और उसकी वाइफ वहां से कहीं और चली गई होगी। रेचल कहती है अगर ऐसा होगा तो यह उनकी किस्मत है, लेकिन यह बात कोई भी नहीं जान पाता कि वह रात में होने वाली मीटिंग में क्या बातें करते हैं। रेचल उस दिन डॉक्टर गाइडेंस के पास जाती है और उनसे पूछती है कि वह मैथ्यू को वापस नॉर्मल होने में कैसे मदद कर सकती है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि वह उसे कभी भी वापस नहीं ला सकती। जैसा वह मरने से पहले था वह उतना ही बिहेव कर सकता है जितनी याददाश्त उसके मरने से पहले थी। वह किसी कैसेट की तरह चलता रहेगा जहां डॉक्टर कहता है उसने मैथ्यू की एक वीडियो बनाई है जिसमें मैथ्यू को याद नहीं है कि वह कैसे मरा। उसे तो बस इतना ही याद है कि वह 2 हफ्ते पहले ही रेचल से मिला था। यह सुनने के बाद रेचल अपने पति को ठीक करने की सारी उम्मीदें खो देती है और घर लौटने पर वह मैथ्यू को लापता पाती है। वहीं हम देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड कई लोगों को एक मैदान में पाता है और गार्ड उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। तभी पास में एक बड़ा सा धमाका होता है जिसके बाद दोबारा जिंदा हुए लोगों के द्वारा पूरे शहर में विस्फोट किए जाते हैं। वे सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक सुरंग की ओर जाते हैं। मेयर अपनी वाइफ को तलाश करने के लिए शहर में इधर उधर घूम रहा होता है और उसे रास्ते में उसकी वाइफ मिल जाती है। जब वह उसे जबरदस्ती कार में बैठाता है तो वहीं दोबारा जिंदा हुए लोग उसे गाड़ी चलाने से रोकते हैं, जिसके बाद उसकी वाइफ पूछती है कि क्या वह थक गया है। जब वह जवाब नहीं देता तो वह पूछती है कि क्या वह उसके साथ चलेगा। मार्था को एहसास हो गया था कि अब मेयर की मौत होने वाली है, जिसके बाद मेयर की भी मौत हो जाती है और वह भी फिर से जीवित होकर उनके साथ शामिल हो जाता है। दूसरी तरफ इशाम के घर में शिल्वेन अभी भी भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी माँ उसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन इशाम जोर देकर कहता है कि वह बच्चे को हमेशा के लिए अपने पास रखेगा। उन दोनों की बातचीत के दौरान सिल्वेन बालकनी के दूसरी मंजिल से कूद जाता है और गिरने के बाद खड़ा हो जाता है और उसका इंतजार कर रहे अन्य लोगों के साथ वह चला जाता है। इसी बीच आर्मी उन पुनर्जीवित व्यक्तियों पर केमिकल बॉम्ब फेंकती है जिससे वे सभी परमानेंट कोमा में चले जाते हैं। लेकिन कुछ दोबारा जिंदा हुए लोग सुरंग में जाने लगते हैं, लेकिन मैथ्यू दोबारा रेचल के पास लौटता है और उसे सब कुछ बताता है जो उसकी कार दुर्घटना में हुआ था। उसे याद है कि उसका झगड़ा हुआ था और वह गुस्से में अपनी कार में बैठकर चला गया था। जब वह घर लौटा तो रेचल गायब थी, इसलिए वह उसकी तलाश में गया, यह जानकर कि एक्सीडेंट होने पर भी मैथ्यू उसे ढूंढ रहा था। रेचल रोती है जहां वह सुरंग तक उसका पीछा करती है। मैथ्यू के अंधेरे में गायब होने से पहले उसे गुड बाय किस करती है। सुबह में सेना की गाड़ी दोबारा जिंदा हुए लोगों के शरीर को उनके ग्रेवयार्ड के ऊपर रख देती है और उनका शरीर धीरे धीरे गायब हो जाता है। इस मूवी को देखने से पता चलता है कि शायद उन्हें मुक्ति नहीं मिली हो और वह अपने मुक्ति का रास्ता तलाश कर रहे होते हैं और यह मीटिंग भी शायद उसी रास्ते को ढूंढने के लिए की जा रही होती है जहां उन्हें वह रास्ता भी मिल जाता है, इसलिए उनका शरीर भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। आई होप आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।